तो आज हम लोग हल करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछे गए मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का हल। तो आज यूपी पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा के जीएस 1 को हल करेंगे। सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं जिनमें इतिहास, भूगोल और सोसाइटी से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो खंड ए है जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर 125 शब्दों में लिखने होते हैं और उसमें 8 अंक मिलते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। यह आर्ट एंड कल्चर एंड लिटरेचर से रिलेटेड है, यानी कला और साहित्य से। तो इसमें वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए पूछा है, तो इसका उत्तर होगा वेद सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में से हैं जिनमें ऋचाएँ, अनुष्ठान, मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल हैं। वेद आर्यों और वैदिक संस्कृति के बारे में सबसे ठोस प्रामाणिक स्रोत हैं। वैदिक साहित्य को 4 वेदों में वर्गीकृत किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तथा उनकी संहिता वेदों पर आधारित या उनसे प्राप्त संबंधित साहित्य हैं। हालांकि वैदिक साहित्य 2 प्रकार का है। पहला श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य में श्रुति शब्द का अर्थ है सुनना और पवित्र ग्रंथों का वर्णन करना, जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। श्रुति साहित्य विहित है जिसमें रहस्योद्घाटन और निर्विवाद सत्य शामिल हैं और इसे शाश्वत माना जाता है। दूसरे हैं स्मृति साहित्य। इनका अर्थ है याद किया जाना, जिनमें वेदांग, खडदर्शन, पुराण, इतिहास, उपवेद, तंत्र, आगम शामिल हैं। सभी वेद मिलकर अपनी समृद्ध भाषा, ज्ञान और सामग्री के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमें सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास, औपचारिक अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों और कानून के बारे में गहराई से जानकारी देते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। यह मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया सवाल है, तो इसका उत्तर होगा 19वीं सदी के समाज सुधारक और दूरदर्शी नेता सर सैयद अहमद खान ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देकर भारतीय मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर सैयद अहमद खान के कुछ महत्वपूर्ण योगदान हैं। पहला, शैक्षिक सुधार। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के उत्थान के लिए शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को पहचाना। दूसरा है अंग्रेजी शिक्षा पर जोर। तो अंग्रेजी शिक्षा मुसलमानों को कौशल और ज्ञान से लैस करेगी, जिससे सरकारी पदों और विभिन्न आधुनिक व्यवसायों में संलग्न और स्थानों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। उन्होंने महिला शिक्षा की भी वकालत की थी। उनकी साहित्यिक कृतियाँ प्रगतिशील सोच, तर्कसंगतता और दूरदृष्टता मुस्लिम समुदाय के विकास को दर्शाती हैं। सर सैयद अहमद खान का योगदान शिक्षा, सामाजिक सुधार और मुस्लिम समुदायों के सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा बना हुआ है। उसके बाद तीसरा सवाल भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही था, आधुनिक इतिहास से था, जिसमें सवाल था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। भारत संघ में 554 रियासतों को एकीकृत करने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकीकरणकर्ता के रूप में पहचाना जाता है। एक मजबूत और एकीकृत भारत के निर्माण के लिए पटेल हर संभव तरीके अपनाए, जैसे कि मनाना, राजी करना, यहाँ तक कि गंभीर परिस्थितियों में धमकी भी देना। जुलाई 1947 में पटेल ने राज्य के विभाग का गठन किया और उनका तात्कालिक उद्देश्य रियासतों के विलय को सुरक्षित करना था। उन्होंने राजकुमारों से बातचीत करते हुए उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए प्रिवी पर्स की शुरुआत की। उन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद पर भी विलय करने के लिए बल का प्रयोग किया, जो भारतीय संघ में विलय नहीं करना चाहते थे। उन्होंने भारतीय संविधान की विभिन्न समितियों अर्थात मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासी समिति का नेतृत्व किया। सरदार पटेल ने ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र के साथ साथ रियासतों को एकीकृत किया और भारत के विभाजन को कुछ हद तक रोका, हालांकि वे पाकिस्तान के विभाजन को नहीं रोक पाए। चौथा है, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करता है। यह प्रश्न हमारा समाज टॉपिक से है, जो कि GS 1 का हिस्सा है। उसमें क्षेत्रवाद एक पॉइंट है, वहाँ से सवाल लिया गया है कि क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करता है। तो उत्तर होगा, क्षेत्रवाद एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपनी अनूठी भाषा, संस्कृति आदि में एकजुट होकर पहचान और उद्देश्य को सामान्य भावना की अभिव्यक्ति है। क्षेत्रवाद भारत के विकास में कई बाधाएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि आर्थिक असमानताएं। मजबूत राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र केंद्र सरकार से अधिक संसाधन और निवेश सुरक्षित करने में सक्षम हो सकते हैं। दूसरा है राजनीतिक अस्थिरता।
तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल देश की आम भलाई के लिए मिलकर काम करने की बजाय अपने क्षेत्र के हितों को बढ़ावा देने में अधिक रुचि ले सकते हैं। तीसरा है सामाजिक अशांति। जातीय, भाषाई और धार्मिक विभाजन पर आधारित, उदाहरण के लिए मणिपुर हिंसा। और आंतरिक सुरक्षा के खतरे भी हो सकते हैं क्षेत्रवाद से, जैसे कि पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन और पूर्वोत्तर में विद्रोह जो मणिपुर और नागालैंड में हो रहे हैं। और अन्य उदाहरण हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद, प्रवासी विरोधी भावनाएं, अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ भेदभाव। क्षेत्रवाद से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता और एकता को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक भी समाज विषय से ही है, हमारा समाज से, जिसमें सवाल है कि बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है। टिप्पणी कीजिए। तो बेरोजगारी की उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कामकाजी आयु वर्ग का कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहा है और उसे काम नहीं मिल पाता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निर्धनता और बेरोजगारी अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं। निर्धनता बेरोजगारी का कारण बन सकती है क्योंकि जो लोग निर्धन हैं उनके पास अपनी शिक्षा में निवेश करने या खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते हैं। बेरोजगारी भी निर्धनता का कारण बन सकती है क्योंकि बेरोजगार लोगों के पास अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आय नहीं होती, जबकि बेरोजगारी निर्धनता में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है। अन्य कारक भी हैं जो कि निर्धनता के लिए कारक हैं, जैसे कि शिक्षा और कौशल का अभाव, भेदभाव, कम कृषि उत्पादकता यानी कि कृषि में उत्पादन कम हो, भ्रष्टाचार हो समाज में, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो, सामाजिक परिस्थितियां विपरीत हो जाएं या प्रतिकूल हो जाएं, संसाधनों का असमान वितरण हो, यह सब भी गरीबी का कारण बनती हैं। तो भारत में गरीबी पर अंकुश लगाने के लिए बेरोजगारी और निर्धनता में योगदान देने वाले अन्य कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण में सुधार, समानता और समावेशन को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और अच्छा कारोबारी माहौल बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो फिर अगला सवाल है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? तो देखिए, यह भी हमारा समाज टॉपिक से ही है। तो संयुक्त राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराध को लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मानसिक नुकसान या पीड़ा होती है के रूप में परिभाषित करता है। भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 2020 में 56.5% थी, जो कि 21 में बढ़कर 64.5% हो गई। यानी कि एक साल के अंदर 8% की वृद्धि हुई है महिलाओं के खिलाफ अपराध में। ऐसे कई कारक हैं जो इसमें योगदान देते हैं। पहला कारक है पितृसत्तात्मक समाज, जहाँ पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ बताया जाता है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है लैंगिक असमानता। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में शिक्षा, रोजगार और अन्य अवसरों पर कम पहुंच प्राप्त होती है। इससे वे शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। कानून प्रवर्तन का अभाव, यह अक्सर कमज़ोर और अक्षम होता है। इससे अपराध पीड़ितों को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है सामाजिक कलंक। ऐसे अपराध विशेषकर यौन हिंसा के शिकार से जुड़ा होता है जिसमें महिलाओं को अपराधों की रिपोर्ट से रोका जाता है और समर्थन मिल सकता है। हालांकि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस समस्या से समाधान के लिए सामाजिक जागृति, एनजीओ, संचार, मीडिया, सिविल सोसाइटी सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है। अगला हमारा जो सवाल है यह भूगोल टॉपिक से पूछा गया है। इसमें है कि महासागर संसाधनों का भंडार है, एक संक्षिप्त टिप्पणी करिए। देखिए, यह सभी सवाल जो शुरू के 10 सवाल होते हैं वह लघु होते हैं, यानी कि उनका उत्तर सिर्फ 125 शब्दों में देना होता है। इनको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता। तो इसका उत्तर होगा, महासागर एक विशाल और विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों का भंडार है। इन संसाधनों को मोटे तौर पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा का स्रोत, देखिए जो समुद्र है वहाँ से तेल और प्राकृतिक गैस समुद्र तल से निकाले जाते हैं। और तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा सभी उभरते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। दूसरा है नमक, मैग्नीशियम, सोना जैसे खनिज समुद्री जल और समुद्र तल से निकाले जाते हैं। और समुद्र एक भोजन का भी स्रोत है क्योंकि मछली और शंख प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समुद्री शैवाल खाद्य स्रोत के रूप में भी लोकप्रिय रहा है। महासागर कई अन्य प्रकार के भी लाभ प्रदान करते हैं, जैसे जलवायु अधिनियम, परिवहन और मनोरंजन के लिए। जो लोग डाइविंग करने जाते हैं समुद्र के नीचे तो उनके लिए भी मनोरंजन का भी है। टूरिज्म को बढ़ावा देता है।
जो लोग मैदानी क्षेत्रों से हैं अथवा पहाड़ी क्षेत्रों से, वह समुद्र के तटों पर जाके टूरिज्म एंजॉय करते हैं। उसके बाद इसका निष्कर्ष होगा कि महासागर मानवता के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। महासागर के संसाधनों का सतत उपयोग, लेकिन महासागर पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। तो कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या आप सहमत हैं? तो देखिए, यह मृदा टॉपिक से है, जो कि ज्योग्राफी में ही होता है, यानी कि भूगोल में ही होता है। तो वहाँ से सवाल है कि कृषि में मृदा प्रोफाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्या आप सहमत हैं? तो इसका उत्तर होगा मृदा प्रोफाइल मृदा का ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट है। यह कई परतों से बना होता है जो सतह के समानांतर चलता है। इस इन परतों को मृदा क्षितिज के रूप में जाना जाता है। कृषि में मृदा प्रोफाइल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित को प्रभावित करती है। पहला, पानी की उपलब्धता और जल निकासी। यह पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधों को जीवित रहने और पनपने के लिए एक निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है पोषक तत्वों की आवश्यकता। पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व आवश्यक हैं और मिट्टी को प्रोफाइल इस बात को प्रभावित कर सकती है कि पौधों द्वारा पोषक तत्वों को कितनी आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। दूसरा है जड़ों की वृद्धि। मिट्टी की परतों की बनावट, संरचना और घनत्व के आधार पर मिट्टी की प्रोफाइल प्रभावित कर सकती है कि जड़ें कितनी आसानी से मिट्टी में प्रवेश कर सकती हैं। फिर मिट्टी की उर्वरकता। तो उपजाऊ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, खनिजों और पानी के अच्छे संतुलन के साथ एक अच्छी मिट्टी की प्रोफाइल होगी। मिट्टी की रूपरेखा को समझाकर और उनका प्रबंधन करके किसान अपनी भूमि की उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं और स्वस्थ फसलें पैदा कर सकते हैं। अगला है दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालिए। तो इसमें होगा रोहिंग्या शरणार्थी संकट दक्षिण एशिया में एक गंभीर मानवीय मुद्दा है जो मुख्य रूप से म्यांमार, बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों को प्रभावित करता है। रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह है जिनके दशकों से म्यांमार में उत्पीड़न और हिंसा का सामना किया है। 2017 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या पर क्रूर कार्रवाई शुरू की जिससे बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार और आगजनी हुई। 7 लाख से अधिक रोहिंग्या पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत में भाग गए। रिफ्यूजी इंटरनेशनल द्वारा तैयार अ शैडो ऑफ रिफ्यूज रिपोर्ट में भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। रोहिंग्याओं के सामने चुनौतियां हैं कानूनी स्थिति का अभाव, रोजगार की कमी, निर्वासन का डर, भेदभाव और हिंसा। और इसका निदान क्या है? तो मानवीय सहायता प्रदान की जाए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को म्यांमार पर उत्पीड़न खत्म करने और उन्हें वापस लौटने की अनुमति देने के लिए दबाव डालने की ज़रूरत है। देख सकते हैं मैप में कि बांग्लादेश है, उसी के जस्ट बगल में म्यांमार है। वो चिट्टागोंग जो बंदरगाह दिख रहा है बांग्लादेश का, वहीं से उसके नीचे से शुरू होता है और पूरा एरिया म्यांमार का है। और म्यांमार के जस्ट उस तरफ चीन है जिसके शहर लाओ सटे हुए हैं यहीं से। तो उसके बाद 10वां सवाल है 9 डिग्री चैनल के सामरिक महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, हिंद महासागर में स्थित 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। यह वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण अवरोध बिंदु है। 9 डिग्री चैनल कई कारणों से भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पहला, यह भारत को फारस की खाड़ी तथा सीधा व्यापारिक मार्ग प्रदान करता है। यहाँ से बड़ी मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है। दूसरा है, यह भारत को अरब सागर और हिंद महासागर में अपने नौसैनिक शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। तीसरा है, यह भारत को पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों पर रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। जो चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के प्रतिद्वंद्वी हैं उन पर रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। अगला है, यह समुद्री यातायात को निगरानी की अनुमति देता है। यह मछली पकड़ने और अन्य आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है। हाल के वर्षों में चीन हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और यह एक प्रमुख रणनीतिक अवरोध बिंदु है। इस प्रकार यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। उसके बाद यहाँ पे खंड बी शुरू हो जा रहा है जो कि लांग उत्तर होते हैं जिनके प्रश्नों को 200 शब्दों में लिखना होता है और इनके एक प्रश्न के लिए 12 अंक मिलते हैं। तो आज हम सिर्फ 10 प्रश्न करेंगे जो कि 60 प्रश्न के हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसी पेपर के बचे हुए 10 सवाल करेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।